मोनोकॉट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम का हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, मेरा नोट्स आप जितना अच्छे से लिखेंगे आपको अंत में जाकर के उतना ही फायदा होगा। नॉट ओनली फॉर बोर्ड, 75% ऑफ नीट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम माय नोट्स। नीट की बात कर रहा हूं, बोर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा। बोर्ड में तो 100% आए। बोले सर पैसा दिए हैं। नंबर 2, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सीड कोड पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, कॉटिलिडन पाया जाता है, और उसके मास का लगभग 10 से 15% सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। समझो, यही सारी बातें लिखना है, मैं तुम्हारे ज़हन में पहले से डालना। चलिए, तो डाइकॉट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट, यानी एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री पादपों में, एक बीज पत्री पादपों में भ्रूणी विकास, भ्रूणी विकास, ये हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने आपको मोनोकॉट बताया था कि मोनोकॉट का मतलब मोनोमन्स एक, कॉटिलिडन का मतलब होता है बीज पत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ओनली वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। इसमें केवल एक, क्या है, बात मत करो, इसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। और जो कॉटिलिडन होता है, ग्रास फैमिली में इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। ग्रास फैमिली में यानी घास में, जिसको हम कॉटिलिडन बोलते हैं, वो एक्चुअल में स्क्यूटेलम बोला जाता है। यानी इन ग्रासेज, cotyledon is called as scutellum। ये स्क्यूटेलम बोला जाता है, यानी घास में बीज पत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। घास में स्क्यूटेलम कहा जाता है। लिख लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। और इसको कुछ इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। ये आपका कॉटिलिडन है, और कॉटिलिडन सिर्फ एक है जिसकी वजह से इसे मोनोकॉट कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको मोनोकॉट कहा जाता है।
ये रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर में कोलियोराइजा पाया जाता है। लिखिए फटाफट से बनाइए। ये नाम है, ऐसे याद रखो। हाँ, जो भी डायग्राम में नाम है उसको एज इट इज याद रखना है, चाहे हिंदी में ही लिख सकते हो। और प्रांकुर मूलांकुर कितना लिखेंगे याद रखो, इसको दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी में लिख दे। खतरनाक आदमी है तुम। चलो भैया, बोले सर पैसा दिए हैं, लिखिए, है ना। ये है आपका एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, और ये वाला है हाइपोकोटाइल। वो भी तुम्हारे लिए, तुमको ही देखना होगा। चलिए खैर, देखो जरा सुनो, दो सवाल इससे पूछे जाते हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, मैं टेस्ट में भी पूछूंगा। इस डायग्राम से दो चीजें पूछी जाती है। कुछ लोग हवे में है अभी तक, क्या छोड़ो ना, अभी तो 12th शुरू हुआ है भाई साहब, 1 महीना निकल गया है, और देखते देखते कल परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो चीजें याद रखने वाली है इस डायग्राम में, तो वो कौन सी है? वो दो चीजें मैं आपसे टेस्ट में भी पूछूंगा, और ये आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है। एकदम एक एक लाइन, वन वर्ड आंसर। सबसे पहली बात देखो, मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है कोलियोप्टाइल, है ना। अब ये कोलियोप्टाइल का फंक्शन, यानी इसका कार्य क्या है, और कॉटिलिडिन को ग्रास में, घास में क्या कहा जाता है? इसका आंसर मैंने पहले कर दिया। इसका क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम। देखो लिखा हुआ है, यह शब्द याद रख लेना है। कॉटिलिडिन बीज पत्र, दो है तो डाइकॉट, एक है। देखो ये एक ही दिख रहा है ना, और मैंने जो डाइकॉट वाला बनाया था, अगर तुमको ध्यान हो तो कुछ इस टाइप से बनाया था, ये है ना, ऐसे ही था ना। कल वाला डायग्राम देखो, एक कॉटिलिटिन, दो कॉटिलिटिन, तो इसको डाइकॉट बोलते हैं। ये इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक ही है, इसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके लिए रखा है। आप एग्जाम में ये बना दे काफी है, ये फंक्शंस सारे लिख दें आप, इसको काफी है। अब देखो कोई भी चीज इसमें नई नहीं है, सिर्फ दो चीज को छोड़ करके, एक शब्द है कोलियोप्टाइल और एक है कोलियोराइजा। अब बात यह है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, तुमने सीड में दो चीजें पढ़ी है, एक को बोलते हैं प्लेम्यूल, एक को बोलते हैं रेडिकल। प्लेम्यूल, पी फॉर प्लेम्यूल, पी फॉर प्रांकुर, है ना। आर फॉर रेडिकल और मूलांकुर। रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, यानी उससे रूट डेवलप होगा। प्लेम्यूल से शूट। अरे कुछ शब्द अंग्रेजी के भी याद रख लो, स्टेम तो नॉर्मल है ना, तना। तो कोलियोप्टाइल
जो पाया जाएगा ये प्लूम्यूल के ऊपर में पाया जाएगा, और जो कोलियोराइजा है वो रेडिकल या आपको देखा रूट कैप। रूट कैप किस में पाया जाएगा? रूट में पाया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि कोलियोराइजा लोकेटेड ऑन दी रेडिकल, बात सही है। यानी रेडिकल को मूलांकुर के ऊपर में कोलियोराइजा पाया जाता है। तो याद रखिए रेडिकल आर फॉर कोलियोराइजा। राइजा का वो डारा ना, राइजा। कोलियोप्टाइल दोनों में कॉमन है। देखो कोलियो तो दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में भी कोलियोप्टाइल, नीचे वाले में भी कोलियो, यानी कोलियो कोलियो तो कॉमन है। ऊपर में आ जाएगा टाइल यानी कोलियोप्टाइल, और नीचे में आ जाएगा राइजा। राइजा को रूट याद रखना है, आपको दिमाग में बिठाना है। हिंदी अंग्रेजी मतलब नहीं है, वर्ड याद रखना है। तो फंक्शन क्या हुआ? अगर किसी के ऊपर में कैप लगा देने से आपके हेड का या जिस पोर्शन पे रखा है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। हम लोग कैप क्यों लगाते हैं? सिर की हिफाजत के लिए। या तुम देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर या जो राजमिस्त्री वगैरह थे उनका येलो कैप होता है जो थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ गिर ना जाए, पत्थर वत्थर तो या सीमेंट वगैरह तो चोट ना लगे। इसका मतलब यह हुआ कोलियोप्टाइल का काम प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करना, कोलियोराइजा का काम रेडिकल को प्रोटेक्ट करना। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कोलियोप्टाइल का काम प्रांकुर को सुरक्षित रखना और कोलियोराइजा का काम, बात समझ में आ गई? ये सवाल आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आप कई बार उठा के देख लीजिए। फंक्शन ऑफ कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल का कार्य है, उसके बाद आपका 4 ऑप्शन दे देना है। अब आपको समझना है कि इसका काम जो है वो सुरक्षा करना है। क्लियर हो गया? तो इससे 2 चीजें पूछी जाएगी। तीसरी चीज ये है कि कॉटिलिडन यानी ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम याद हो गया? यहां तक बात जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म हो गया। ये था मोनोकॉट में। डाइकॉट में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। मोनोकॉट में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम का हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, मेरा नोट्स आप जितना अच्छे से लिखेंगे आपको अंत में जाकर के उतना ही फायदा होगा। नॉट ओनली फॉर बोर्ड, 75% ऑफ नीट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम माय नोट्स। नीट की बात कर रहा हूं, बोर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा। बोर्ड में तो 100% आएगा। 100% का मतलब भाई तुम चले जाओ और बिना पढ़ करके फायदा है नहीं। तुम्हारे पास वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका 100% सॉल्व होगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, वरना हम आगे चलेंगे। और आगे आपका है सीड। बोलो, किसी को डाउट है? अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका सीड या बीज। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीड को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी निषेचित बीजांड। निषेचन के बाद का है ना, नंबर 1। नंबर 2, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वाला जो प्लांट होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाला जो प्लांट होता है, यानी पुष्पी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन आप पढ़ते हैं, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है, वो क्या है? सीड है। 2 बातें बताया। पहला क्या होता? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो, ये मैं चेक करता रहूंगा बीच में। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यानी निषेचित बीजांड। नंबर 2 बात क्या बोला? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों, यानी पुष्पी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तीसरी बात, जो सीड बना होता है उसमें सीड कोड पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, कॉटिलिडन पाया जाता है। क्या बोला मैंने? बोलो जरा, बोलो तहसीन बाबू, बोलो। बोल रहे? मार के भरता बना देंगे 12th क्लास में हो। काहे रिपीट करेंगे? तुम्हारा भोदू हो क्या पूरा एकदम? कितना बार रिपीट करेंगे? इसका मतलब तुम प्रेजेंट नहीं हो। बोलो। वेरी गुड। सीड बना होता है
बीज बना होता है बीज आवरण से, घूर्णी अक्ष से और बीज पत्र से। अब बोल के दिखाओ। खतरनाक आय की है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, ऐसे कैसे होगा? तुम बताओ नूरजहां। एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद हो गया यार? 5 चीजें सीड के बारे में लिखना है। तो देखो जरा मैंने क्या बोला, ये क्या है? देखो तुम बताओगे अब क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। बात मत करो। तीसरी बात क्या बोला? सीड इज कंसिस्ट ऑफ क्या भाई साहब? सीड कोटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब बात यह है, मैंने क्या कहा? हिंदी में लिख देता हूं यहां पे कि यह क्या है? सीड निषेचित बीजांड है। दूसरी बात क्या है? यानी लैंगिक प्रजनन करने वाले पुष्पी पादपों का अंतिम उत्पाद। तीसरी बात, बीज निम्नलिखित से मिलकर या निम्नलिखित से बना होता है। इसमें पहला है बीज आवरण, दूसरा है बीज पत्र, तीसरा है घूर्णी अक्ष। देखो ये बातें 4 हो गई। अब सुनो जरा मेरे तरफ देखो, सब लोग सुन के ज्यादा याद होता है। सीड के बारे में ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वो सूखने लगता है। एज द सीड मैच्योर्स उनका जो वाटर होता है यानी इट बिकम्स ड्राई यानी सूख जाता है, और उसके मांस का लगभग 10 से 15% सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। देखो यार, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें वाटर तो है, तुम्हारी बॉडी में भी बहुत सारा वाटर है। सीड जैसे जैसे ग्रो होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है और सिर्फ उसका 10 से 15% भाग ही पानी यानी मांस का 10 to 15% पार्ट जो है वो वाटर कंसिस्ट होता है। दूसरी बात, द सीड इंटर्स टू दी डॉर्मेंसी। ये वर्ड जानते हो डॉर्मेंसी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सुप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? क्या होता है? सुप्त अवस्था का मतलब होता है इनएक्टिव। जैसे तुम्हारे घर के किचन के डब्बे में रखे हुए चना, वो सीड है? हाँ या ना बोलना। अरे सबको पता है सीड है, उसी को पानी में डालो, ओवरनाइट ग्रो कराओ,
फिर मॉइस्चर हटा दो, फिर से पानी में डालो, थोड़ा सा हल्की हल्की हवा में रखो, ग्रो हो जाता है, अंकुरित होता है। फिर वो जर्मिनेट किया हुआ सीड को, चने को सॉइल के हवाले कर दो, प्लांट निकल आएगा। एक बात समझ में नहीं आई यार, उस चने को जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने की वजह से वो फूल जाता है, इसका मतलब पानी अपने अंदर लिया। तो जब वो सुटका हुआ है, पानी नहीं है, तब ना वो सिकुड़ा हुआ है, तो वो सूखा है। एक बात समझ में आई कि अगर चना को पानी देंगे फूल जाएगा, बोलो, फिर हवा देंगे तो वो और ग्रो होगा, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे। बात समझो, यही सारी बातें लिखना है, मैं तुम्हारे ज़हन में पहले से डाल दे रहा हूं। हम उसको नॉर्मल तापमान देंगे सही से, तो वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, छोटा सा ग्रीन कलर का प्लांट जो है वो निकलने लगेगा। ये सारी बातें कब हो रही है, जब उस चने को ऑप्टिमम कंडीशंस मिल रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है, तब ग्रो हो रहा है। क्या क्या दिया आपने, बोलो जरा। पानी, ऑक्सीजन, और बहुत गर्मी में रख दिया क्या, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रखा, जहां पे वो जले नहीं या टेम्परेचर ज्यादा। बात समझ में आ रही है। यही बातें अगर लिख दे तो हमें याद हो गया। हम क्या बोलेंगे, देखो जरा, सबका ध्यान इधर रखो, मैं क्या लिख रहा हूं देखना जरा। एज सीड मैच्योर्स तो क्या होता है, इट बिकम्स, बोलो, ड्राई, इट बिकम्स ड्राई। नंबर 1 पॉइंट सुनना, बाद में लिखना। दूसरी बात, जब वो ड्राई हो जाता है तो ओनली 10 to 15% ऑफ जो मास होता है उसका, 10 to 15% ऑफ ड्राई वेट जो है उसका मॉइस्चर होता है, यानी ओनली 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या, वही वाटर ही है ना, भीगा हुआ, मॉइस्चर ऑफ मास। मतलब मान के चलो एक आदमी 10 केजी है तो उसका 10% है ना, एक चना है तो उसका 10% भाग ही सिर्फ गीला है, बाकी सूखा हुआ है। समझ में आ रही बात, तो 10%। इसके अलावा मैंने कहा कि जब पानी नहीं होगा मेरे भाई, तब क्या होगा, इसका जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है, गतिविधि है, वो घट जाएगी। तो इन ड्राइनेस metabolism of seed decreases and enters into डॉर्मेंसी। ये वर्ड पहली बार आया है तुम्हारे सामने में, इसको याद रखना है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डॉर्मेंसी के बाद, कि कोई भी जो सीड होता है ऑन गेटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस, सीड क्या होगा, जर्मिनेट्स। अब मैं यहां पे पहले हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद ऑप्टिमल कंडीशन ऊपर लिख देंगे, या लिख ही देता हूं। अब ये ऑप्टिमल कंडीशन क्या है, ऑप्टिमल जो कंडीशंस हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल परिस्थितियां। वो क्या है देखो जरा। अभी आपने बोला सर इसमें अगर हम पानी ज्यादा दे दें, बोलो, अगर H2O दे दें ज्यादा, है ना, तो हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन दे दें, क्या, इस एरो का मतलब ज्यादा, और इसके अलावा हम क्या दे देंगे, बोलो, ऑप्टिमल
टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, यानी अनुकूल जो तापमान है वो दे दे, तो ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। हिंदी में लिखते हैं क्या, जैसे 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 बीज जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, लिखते जाइए, यह सूख जाता है, सूख जाता है, अर्थात इसके द्रव्यमान का या मास का लिख देते हैं, अर्थात इसके मास यानी भार, इसके भार का केवल 10 से 15% ही नमी, अर्थात इसके भार का केवल 10 से 15% भाग ही नम होता है। नंबर 3 पॉइंट, सूखे बीज में 11th क्लास में पढ़ा होगा उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया विधि घट जाती है, जिसके कारण बीज सुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अब ये सुप्त अवस्था का मतलब होता है निष्क्रियता, इनएक्टिव। और यहां क्या लिखेंगे, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीज अंकुरित होने लगता है। और अनुकूल परिस्थितियां मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सबा करीम, रमजान, संतोष, तुम्हारा भी छूटा हुआ है, जीशान और साकिब, तुम्हारा भी ठीक है। जितना भी छूटा हुआ है हम ये बोल रहे हैं, अभी हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे। अब एक टाइम ऐसे आएंगे मेरे पीछे पीछे घूमेंगे, मैं बैकअप नहीं दूंगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत में है, अभी हम बैठ के आपको समझाना चाह रहे हैं, इसको समझ लो, इसको कर लो। जैसे ईद के बाद मई जून में और क्लासेस बढ़ेंगी, 11th क्लास शुरू हो जाएगा, तब वक्त नहीं होगा साहब। अभी 11th क्लास शुरू नहीं हुआ, मेरे पास वक्त है, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी सी बात यह है कि सीड के बारे में जो हमने पढ़ा, सुन लो, सीड के बारे में जो हमने पढ़ा, सीड पहले मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, परस्पर्मिक, है ना। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स बता दिया। अब सीड कैसे जर्मिनेट हो रहा है वो बताया। कल की क्लास में मैं आपको छोटा सा बताऊंगा सीड के एडवांटेजेस क्या है। सीड के एडवांटेजेस का मतलब यह है, सीड को
देख रहे हो, मान लो आज के सीड में जो हाइब्रिड सीड आता है वो दूसरे देश में होता है, हमारे यहां अवेलेबल हो जाता है। सीड को हम स्टोर कर सकते हैं। सीड में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन होता है, यानी विभिन्नताएं होती है। तो सीड हमारे लिए सिंगल सीड को स्टोर कर सकते हैं। और सीड जो है जब भी हम बोते हैं तो वो कॉलोनाइज फॉर्म में हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको हम कल बताएंगे, और कल हम फ्रूट भी स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए, फ्रूट जब ये पढ़ लेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक है। सीड ऑलमोस्ट डन है, 5-10 मिनट में सीड के एडवांटेजेस बता देंगे और उसके बाद आपका फ्रूट स्टार्ट होगा, एंड देन चैप्टर विल बी फिनिश्ड। चलिए बाकी बातें कल।